नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिटी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, आज से आपका बिहार अमीन का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, यानी कि 10 तारीख से और 11-12 तक चलना है। तो आपका अगर अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, फिर अगर आपका एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो में हम आपके लिए जो है 75 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। 75 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सारे जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के अनुसार जो है रखे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 76 नंबर हमारा प्रश्न है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय, वाकाटकों ने, नरसिंह वर्मन ने या फिर चोलों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि से एक प्रश्न बनता है। तो आप याद रखिए कि जो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो है हर्षचरित की रचना की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और हर्ष के दरबार में ही आप याद रखिए कि कौन आया था। हर्ष के दरबार में वेनसांग आया था, चीनी यात्री। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि वेनसांग किसके शासनकाल में आया है। तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। इतना प्रश्न आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, जो कि भारत की राष्ट्रीय सूक्त है। तो इसे कहाँ से लिया गया, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, इब्न बतूता नामक मोरक्को यात्री किस वर्ष दिल्ली आया। तो देखिए, जो इब्न बतूता था वह मोरक्को का यात्री था और वह 1333 में जो है दिल्ली आया था। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था उस समय दिल्ली का शासक था। इन्हीं के शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। और एक प्रश्न और बनता है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया, तो आप याद रखिए इब्न बतूता ने जो है रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। किस पुस्तक की? रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। 79 नंबर प्रश्न है, सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद गजनवी जो था वह कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? इसका कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने जो है रोक लिया था, इसलिए जो है वह कच्छ की खाड़ी के रास्ते से गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण जो है अजमेर में करवाया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की भी नींव रखी थी। ये भी आप याद रखिएगा। बाद में जो है उसे इल्तुतमिश ने जो है पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, किस कारण बलबन की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चली थी। तो 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो बलबन की शासन व्यवस्था थी वह सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था के कारण जो है सुचारू रूप से चलवाई थी। किसके कारण? सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 82वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट कौन था। तो देखिए, यदि हम पहले सम्राट की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना मान लीजिए 1206 में हुई थी गुलाम वंश के रूप में। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक हो जाएगा और अंतिम सम्राट हो जाएगा इब्राहिम लोदी। यह लोदी वंश का शासक था। तो इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली वंश का अंतिम सम्राट था। आपको पता होगा कि 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया और भारत में जो है मुगल वंश की जो है स्थापना हो गई थी। तो ये प्रश्न आपको ज़रूर पता होगा। 83 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में 2 विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। ये 2 राज्य कौन कौन से थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में जो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप कह सकते हैं कि हसन गंगू के द्वारा माफ़ कीजिएगा हरिहर और बोका के द्वारा की गई थी, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल में ही कई प्रांतीय राजवंशों के उदय का कारण क्या था। तो सल्तनत काल में जो कई प्रांतीय राजवंश का उदय हुआ, इसका कारण ये था कि केंद्रीय शक्ति की कमजोरी तथा विदेशी आक्रमण जो है सही कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 85 नंबर प्रश्न है, 1539 में शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी तथा हुमायूं का युद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो 1539 में जो है हुमायूं और शेरशाह के बीच में जो है चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौसा का युद्ध हुआ था। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण कार्य अकबर ने नहीं कराया। तो देखिए,
शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का किला अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला जो है अकबर ने बनवाया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली का लाल किला जो है यह अकबर के द्वारा नहीं बल्कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर ने नहीं बनवाया था दिल्ली का लाल किला। 87 नंबर प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की? तो अकबर ने दीन ए इलाही की जो स्थापना थी वह 1582 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, शेर शाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो शेर शाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला जो है सहस्राम हमारे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है लौरिया अरेराज से, रामपुरवा से, लौरिया नंदनगढ़ से। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इन तीनों स्थानों से जो है अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न, मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक जिसने मीमांस तथा वेदांत दर्शन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मंडन मिश्र जो है इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी मंडन मिश्र जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 91 नंबर प्रश्न है, मैला आंचल में चित्रण किया गया है किसका? सामाजिक विषमता का, आंचलिकता का, राजनीतिक भ्रष्टाचार का या फिर राष्ट्रीयता की भावना का? तो देखिए जो मैला आंचल है यह फणीश्वर नाथ रेणु का एक आंचलिक कहानी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह आंचलिकता का वर्णन किया गया है। इसके लेखक कौन है? आप नाम याद रख लीजिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जो है मैला आंचल के लेखक है, फणीश्वर नाथ रेणु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 92 नंबर प्रश्न है, राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो राज्य विधानसभा में राज्यपाल जो है एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। कितने? एक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को मिथिलांचल का सांस्कृतिक केंद्र और उत्तर बिहार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना गया है? तो मिथिलांचल का सांस्कृतिक केंद्र और उत्तर बिहार का प्रमुख जो है व्यापारिक केंद्र माना गया है दरभंगा को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दरभंगा जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय क्या है? तो राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय जो है वो होता है सचिवालय। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सचिवालय। पंचायती राज में ग्राम स्तर पहले नंबर पे आता है सबसे नीचे, उसके बाद आता है प्रखंड यानी कि ब्लॉक, उसके बाद आता है जिला पंचायत। तो ये आप जो है त्रिस्तरीय पंचायती में हो जाएगा। यहाँ पर राज्य प्रशासन की बात तो सचिवालय पहले नंबर पे आ जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोलघर घर का निर्माण क्यों किया था? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि अंग्रेज फौजियों को पर्याप्त रसद पहुंचाने के लिए, बिल्कुल सही। जो गोलघर का निर्माण था वह अंग्रेज फौजियों को पर्याप्त रसद पहुंचाने के लिए। और सी ऑप्शन दिया है कि अकाल के प्रकोप को देखते हुए खाद्यान्न सुरक्षित करने के लिए यानी कि भंडारण के लिए। तो देखिए बी और सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अंग्रेज सैनिकों को रसद पहुँचाने के लिए और खाद्यान्न का भंडारण करने के लिए जो है गोलघर का निर्माण जो है करवाया गया था। 97 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता योजना की घोषणा कब की थी? तो बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता योजना की जो शुरुआत थी वो किया था 2 अक्टूबर 2016 में। कब किया था? 2 अक्टूबर 2016 में। 98 नंबर प्रश्न है, राज्यवर्धन सिंह राठौर किस खेल से संबंधित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है इनका संबंध निशानेबाजी से रहा है और ये भारत के खेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान जो है वो हो जाएगा पटियाला में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 7। 100 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7। 101 नंबर प्रश्न है, हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो हॉकी गेंद का रंग जो है सफ़ेद होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है? देखिए सबसे पुरानी की यदि बात करें तो यहाँ पर हमारा डूरंड कप करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूरंड कप जो है वह फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक है। तो इन 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गेंदबाज 50 सीमित ओवर वाले एक दिवसीय मैच में
अधिक से अधिक कितने ओवर जो है गेंद फेंक सकता है। तो यानी कि जो ओडीआई मैच होता है 50 ओवर का, वनडे इंटरनेशनल, उसमें एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है। सही उत्तर हो जाएगा अधिकतम 10 ओवर जो है फेंक सकता है। वहीं पर बात करें कि T20 में एक गेंदबाज मैक्सिमम कितने ओवर फेंक सकता है, तो T20 में जो है एक गेंदबाज जो है 4 ओवर फेंक सकता है। राम राज्य की कल्पना किसने की थी, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने जो है राम राज्य की कल्पना की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है। तो जो स्वर्ण कमल पुरस्कार है इसका संबंध जो है फिल्म से, किससे है, फिल्म यानी कि सिनेमा से। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, बिहार में पटना स्थित नए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 जुलाई 2018 को किया। इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां जो है 2018-19 से प्रारंभ हो गई हैं। इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही उत्तर हो जाएगा। इसके पहले कुलपति बने थे प्रोफेसर गुलाब चंद्र राम जायसवाल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, रेलवे बोर्ड निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो रेलवे बोर्ड ने राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय, जिसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए लोक नृत्य से भी प्रश्न बनते हैं, तो बाउल जो हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कहाँ का, बाउल पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए मानव शरीर में 65 से लेकर 70% तक जो है जल होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो देखिए जो फिल्म गांधी बनी थी इसमें गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने। किसने, बेन किंग्सले ने। ऑप्शन नंबर बी। और इसको जो है कई कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड में मिला था। और फिल्म गांधी में जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो है भानु अथैया थी, भारतीय भानु अथैया। और भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जो है इसमें ऑस्कर मिला था। और यह ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली जो है पहली भारतीय थी। और इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला प्रांत कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि सर्वाधिक साक्षरता जो है केरल में है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जो प्रांत हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न का है, मतलब प्रश्न है कि लाल फीताशाही का अर्थ क्या होता है। विलंब, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार या फिर नियमों का कठोरता से पालन करना। तो लाल फीताशाही का मतलब होता है कि विलंब करना, किसी भी काम में विलंब करना। देखिए जो लाल फीताशाही का प्रयोग अधिकतर नौकरशाही के लिए होता है, कि जो व्यक्ति जो है फाइल को बंद रखते हैं और वो जो है उसमें देर करते जाते हैं, उसे लाल फीताशाही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक संदेश कहाँ पर दिया था। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम धार्मिक संदेश यानी कि उपदेश था वह सारनाथ में दिया था। कहाँ पर, सारनाथ में। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कहा गया है पहले उपदेश को। बात करें कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया है, तो महात्मा बुद्ध ने जो है श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि कहाँ पर, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक उपदेश दिया है महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है 124 नंबर, महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से कौन सा शामिल नहीं है। देखिए महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे। दुख पहला था, दूसरा था दुख का कारण, तीसरा था दुख का उपाय, और चौथा था दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ईश्वर ही दुख दूर करता है। ये जो है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, वैदिक युग में शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। तो देखिए वैदिक युग का समय क्या माना जाता है। देखिए 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो समय है ये इसे ऋग्वैदिक काल माना जाता है। और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है इसे उत्तर वैदिक काल माना जाता है। और इसमें जो है शासन व्यवस्था जो थी वो राजतंत्रात्मक मानी जाती है। इसके बाद जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारंभ हो, जैसे कि जो लिच्छवी है इसे प्रथम गणतंत्र जो है माना जाता है, किसे, लिच्छवी को। अगला प्रश्न है 126 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी। तो देखिए जो जैन धर्म ग्रंथ थे इनकी मुख्य भाषा जो थी संस्कृत में थी। और इसके अलावा जो है जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में भी लिखे गए थे, लेकिन यहाँ पर संस्कृत जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा।
बात करें कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो उन्होंने पाली भाषा में दिया था महात्मा बुद्ध ने, और महावीर स्वामी ने जो है प्राकृत भाषा में जो है सारे उपदेश अपने दिए थे। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। तो देखिए पहला दिया है कि बौद्ध जैन ग्रंथ, बिल्कुल सही है। अशोक का शिलालेख, बिल्कुल सही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बिल्कुल सही। देखिए इन तीनों से जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता की अपेक्षा कैसी थी। तो जो वैदिक सभ्यता थी सिंधु सभ्यता की अपेक्षा अधिक विकसित थी। क्या थी, वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता की अपेक्षा जो थी अधिक विकसित थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक के शासनकाल से संबंधित है। तो देखिए गुहालेख हो गए, शिलालेख हो गया और स्तंभलेख, इन तीनों का संबंध जो है अशोक के शासनकाल से रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है कि 2018 में जो है 2 भारतीयों को जो है ये दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। किसे डॉक्टर भरत वटवाड़ी और सोनम वांगचुक, इन दोनों व्यक्तियों को जो है रेमन मैग्सेसे के लिए चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के अलावा आप याद रखिएगा कि 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2019 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, भारत के रवीश कुमार को जो है 2019 का रेमन मैग्सेसे दिया गया है। तो इनका भी नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे इमरान खान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे इमरान खान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 133 नंबर प्रश्न, वर्ष 2017 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए 2017 से लेकर 2020 तक हम सबके नाम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले 2017 की बात करें तो 2017 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं, ये दिया गया था आईकैन को। आईकैन एक संस्था है, इसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रश्न में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2018 की बात करें तो आपको पूरा याद रख लीजिएगा, जो 2018 का नोबेल पुरस्कार था वह डेनिस मुक्वेज और नादिया मुराद को दिया गया था। किसे, डेनिस मुक्वेज और नादिया मुराद रजा को दिया गया था। 2019 की बात करें तो अबी अहमद अली इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे। अबी अहमद अली को जो है दिया गया था 2019 का नोबेल पुरस्कार। और 2020 का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संस्था यानी कि क्या होता है, विश्व खाद्य संस्था यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है इस बार का दिया गया नोबेल पुरस्कार। तो आप 2020 का जरूर याद रखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति का। इतना आपको जो है यहाँ से याद रखना है। 134 नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रॉबर्ट्स कप की यदि हम बात करें तो इसका संबंध किस खेल से है, इसका संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 135वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता का है। तो देखिए जो प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर है यह सूर्य मंदिर है। कहाँ पर है, सूर्य भगवान का मंदिर है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 136, डॉक्टर BR अम्बेडकर 1947 से 51 तक किस विभाग में केंद्रीय मंत्री रहे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है यह 1947 से लेकर 51 तक जो है भारत के केंद्रीय कानून मंत्री जो है रहे थे। कौन, केंद्रीय कानून मंत्री। अगला प्रश्न है, द इंग्लिश पेशेंट निम्नलिखित में से किसकी कृति है। द इंग्लिश पेशेंट निम्नलिखित में से किसकी कृति है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल ओदांजे का जो है कृति है द इंग्लिश पेशेंट। अगला प्रश्न 138, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। केरल जो है सबको याद हो चुका होगा, केरल की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, बनाओ चलाओ अंतरण करो यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर परियोजना का शुभारंभ किया गया है किसके लिए, इसका उद्देश्य क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ए, सरकार ने सड़क परिवहन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की है। अगला है 140, वाहन प्रदूषण को कुछ सीमा तक कम करने में सहायक है क्या। पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेट्राथाइल शीशे से युक्त पेट्रोल। दूसरा ऑप्शन दिया है कि वाहन की उचित देखभाल और ट्यूनिंग। तीसरा है धुएं का उत्प्रेरक द्वारा ऑक्सीकरण। बिल्कुल सही है तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशिया के कौन से देश की ध्वज की पताकाओं पर सूर्य तथा चंद्र बने हुए हैं। तो देखिए दक्षिण एशिया के कौन से देश की यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर जो है
ध्वज पर पताकाओं पर सूर्य तथा चंद्र बने हुए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा नेपाल के झंडे पर, तिरंगे झंडे पर जो है सूर्य तथा चंद्र बने हुए हैं। तो 142 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 143, मयूराक्षी बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो मयूराक्षी बांध की यदि बात करें तो ये बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144, प्रथम महायुद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में दिल्ली में इंडिया गेट की संरचना किसने की थी? तो जो दिल्ली में इंडिया गेट है इसकी संरचना की गई थी एडविन लुटियंस के द्वारा। किसके द्वारा? एडविन लुटियंस। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो पूरा क्षेत्र है वो सभी एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे लुटियंस स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनी कौन सी है? तो 145 नंबर का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL जो है वहाँ पर जो है सूचीबद्ध होने वाली दूसरी कंपनी बनी है। अगला प्रश्न 146, 1/6 योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 1/6 योजना का जो संबंध है 146 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, आयकर से है। किससे है? इनकम टैक्स से है। 147 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2018 में हुए रणजी ट्रॉफी में कौन सी टीम विजयी रही थी? तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि 2018 में रणजी ट्रॉफी में कौन सी टीम विजयी रही थी। तो यहाँ पर हमारा जो है विदर्भ सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अब आप यहाँ पर आपके लिए 2020 का इंपॉर्टेंट है, तो आप 2020 का करंट अफेयर के तौर पर देख लीजिए। जो 2020 का रणजी ट्रॉफी है ये टीम जीती है सौराष्ट्र। और देखिए, सौराष्ट्र का नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? सौराष्ट्र जो है पिछले 70 वर्षों में जो है पहली बार जो है इस बार रणजी ट्रॉफी जीती है। किसने? सौराष्ट्र पिछले 70 वर्षों में पहली बार जीती है, इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है। और इसने बंगाल को हराया है, ये बात आप याद रखिएगा। और एक प्रश्न आप और याद रखिए कि सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मुंबई के पास इसका रिकॉर्ड है। मुंबई जो है 41 बार रिकॉर्ड जो है रणजी ट्रॉफी जो है जीत चुकी है। अगला प्रश्न 148, चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो चेस बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। 149 नंबर प्रश्न है कि पिसा की झुकी मीनार जो है किस देश में है? तो ये जो है इटली में है। कहाँ पर? इटली, पिसा में है। और आज का अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2017 का प्रतिष्ठित 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे जो है देने की घोषणा किसे की गई है? तो देखिए, 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह दिया गया था कृष्णा सोबती को। अब देखिए, आप 2017 छोड़िए, 2018 और 2019 का याद रखिए। तो देखिए, 2018 का जो है किसे दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 2018 में दिया गया था अमिताभ घोष को। आपको इन्हीं दोनों का याद रखना है नाम। अमिताभ घोष को 2018 का नोबेल ज्ञानपीठ दिया गया था, जो कि अंग्रेजी के लेखक हैं। और 2019 का सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनका नाम याद रखना है अक्कितम, इनका नाम थोड़ा कठिन है, अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी इनका नाम है। क्या है? नंबूदिरी। यह एक मलयालम कवि हैं और इन्हें जो है 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार से आज का भी हमारा जो है प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। आपने कितने प्रश्न सही किए ये हमें ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में आप बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।